Okay, so hello everyone, welcome to the fifth lecture of design of a steel structure. And I think in the last class we had completed the working stress method. So today I will continue with the ultimate load method, and then I will finish the limit state method. सो आपके सिलेबस में इसका जस्ट है जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, यही आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो मुझे डिस्कस करना है अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में और ख़ास करके लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। और इसके बाद आप लोग है जो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ये तीनों में क्या है जो मेजर डिफरेंसेस है ना। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ अल्टीमेट लोड मेथड, है ना। सो अल्टीमेट लोड मेथड में जो डिजाइन क्राइटेरिया होता है वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जो पहले बना लेते हैं एक बार। ये आपका स्ट्रेन हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया सिग्मा। अप टू यील्ड लिमिट तक लीनियर था, ये यील्ड लिमिट था और ये क्या था? ये अल्टीमेट लिमिट था। ये क्या था? अल्टीमेट लिमिट था। सपोज कीजिए कि जिस मटेरियल का आप टेस्टिंग कर रहे हैं वो अंडर द एक्शन ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग है। वो क्या है? अंडर द एक्शन ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग पी है ना। अब इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ आया है सपोज कि ये 250 है ए बाई का वैल्यू, और जो एफ यू का वैल्यू है अल्टीमेट लिमिट है वो कितना है? 400 मेगा पास्कल। 400 मेगा पास्कल है ना। सो यील्ड लिमिट के बाद जो रीजन होता है उसको क्या बोलते थे? प्लास्टिक रीजन बोलते थे। प्लास्टिक रीजन इसको बोल दिए थे हम लोग, है ना। प्लास्टिक रीजन बोले थे। यानी प्लास्टिक रीजन में क्या होगा? आपका लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर में लार्ज डिफॉर्मेशन है जो देखने को मिलेगा। सो अल्टीमेट लोड मेथड में जो आपका डिजाइन क्राइटेरिया होता है वो होता है क्या? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मतलब इसको किसके लिए डिजाइन करेंगे? इसको डिजाइन करेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, है ना। मतलब एफ यू के लिए डिजाइन करेंगे। किसके लिए डिजाइन करेंगे? इसको एफ यू के लिए डिजाइन करेंगे। जबकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस के लिए डिजाइन करते थे, और वो है जो कहीं पे यहाँ पे आता था, है ना। यील्ड लिमिट से क्या होगा? वो कम आता था। वो है जो परमिसिबल स्ट्रेस कहीं है जो यहाँ पे आता था, है ना, इस रीजन में आता था। जबकि अल्टीमेट लोड मेथड को हम किसके लिए डिजाइन करते हैं? अल्टीमेट लोड के लिए डिजाइन करते हैं, है ना, यूएलएम में। इसीलिए इसका नाम देखिए क्या है? प्लास्टिक लोड मेथड। इसमें क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखा जाता है ना। इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है जो देखा जाता है। इसके बाद क्या है? स्ट्रेस तो क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेन क्या है? बढ़ता जा रहा है ना। इसी को क्या बोल दिए थे? प्लास्टिक रीजन बोलते थे। अब देखिए, सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखने लायक है कि इट इज बेस्ड ऑन फेल्यूर कंडीशन रादर देन वर्किंग लोड कंडीशन। ये किस पे बेस्ड है? फेल्यूर कंडीशन पे बेस्ड है ना, रादर देन वर्किंग लोड कंडीशन। अभी तक
वर्किंग स्ट्रेस में कभी भी फेलुअर की बात हम लोग नहीं करते थे। वर्किंग स्ट्रेस में हम लोग कभी भी फेलुअर की बात नहीं करते थे, लेकिन ये किस पे बेस्ड है, ये है फेलुअर कंडीशन पे बेस्ड है ना। चूंकि हम अल्टीमेट लोड के लिए क्या कर रहे हैं, इसको डिजाइन कर रहे हैं, है ना। सो ये मान के चलता है कि यदि स्ट्रक्चर अल्टीमेट लोड को अचीव कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये है जो ये मान के चलता है। सो वही मैंने लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन फेलुअर कंडीशन। फेलुअर कंडीशन मीन अल्टीमेट स्ट्रेंथ। फेलुअर कंडीशन मीन्स क्या हुआ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये इसका मीनिंग हुआ, है ना। रादर देन वर्किंग लोड कंडीशन, है ना। ये वर्किंग लोड कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, फेलुअर कंडीशन पे डिपेंड करता है, जबकि अल्टीमेट लोड पे डिपेंड करता है ना। सो अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे फेलुअर कंडीशन क्या होगा, है ना। सो यहाँ पे जो फेलुअर कंडीशन होगा, मेनली जो फेलुअर कंडीशन होगा वो क्या होगा, लार्ज डिफॉर्मेशन होगा, है ना। मतलब स्ट्रक्चर जो फेल करेगा वो मेनली लार्ज डिफॉर्मेशन के कारण फेल करेगा, है ना। यहाँ ग्राफ में भी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, लार्ज डिफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, रिड्यूस होगा, है ना। सो हियर फेलुअर अकर ड्यू टू लार्ज डिफॉर्मेशन। मतलब अल्टीमेट लोड मेथड में अगर मेजर फेलुअर क्राइटेरिया की बात किया जाए तो क्या होगा, लार्ज डिफॉर्मेशन, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन के कारण है जो स्ट्रक्चर आपका फेल करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द लोड कोरिस्पॉन्डिंग टू फेलुअर कंडीशन। द लोड कोरिस्पॉन्डिंग टू फेलुअर कंडीशन इज कॉल्ड कोलैप्स लोड। क्या बोलते हैं इसको, इसको कोलैप्स लोड बोलते हैं। और जिस लोड के कोरिस्पॉन्डिंग लार्ज डिफॉर्मेशन होगा, है ना, और उस लोड के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी, मतलब उस समय लोड का वैल्यू होगा, उस समय जो भी लोड का वैल्यू होगा उसको क्या बोल देंगे, कोलैप्स लोड बोल देंगे। क्या नाम देंगे उसको, कोलैप्स लोड नाम देंगे। सो द लोड कोरिस्पॉन्डिंग टू द फेलुअर कंडीशन इज कॉल्ड कोलैप्स लोड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे, है ना, अगर आप चाहते हैं कि हम अल्टीमेट लोड मेथड से डिजाइन कर रहे हैं और फिर भी यदि हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो तो इस कंडीशन को फॉलो करना होगा। इस कंडीशन को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। क्या कंडीशन है, वर्किंग लोड इनटू लोड फैक्टर, है ना। वर्किंग लोड इनटू लोड फैक्टर। वर्किंग स्ट्रेस में क्या आ रहा था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा था। यहाँ पे एक टर्म आएगा लोड फैक्टर। क्या आएगा, यहाँ पे टर्म आएगा लोड फैक्टर, जबकि वहाँ पे क्या आता था, वहाँ पे टर्म आता था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। सो ये बोलता है कि वर्किंग लोड इनटू लोड फैक्टर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अल्टीमेट लोड, है ना। अगर आप स्ट्रक्चर फॉर, यहाँ पे लिख दीजिए फॉर सेफ डिजाइन, ये किसके लिए है, फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन। सेफ डिजाइन के लिए ये क्या होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए अल्टीमेट लोड मेथड में। वर्किंग लोड इनटू लोड फैक्टर लेस देन इक्वल टू अल्टीमेट लोड, है ना। अल्टीमेट लोड मतलब क्या, एफ यू। अल्टीमेट लोड क्या हुआ, एफ यू हुआ। अब देखिए इसका यूज कहाँ पे करते हैं, मेनली जो इसका यूज करते हैं वो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में करते हैं। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए करते थे, हालांकि अब इसको नहीं करते हैं। जब लिमिटेड स्टेट आया पिक्चर में तब इसका यूज नहीं करते हैं, है ना। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडिटरमिनेंसी के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। मतलब जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें अननोन फोर्सेस को यदि इक्वेशन ऑफ इक्वेरियम के हेल्प से आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोल देंगे, है ना। जैसे फिक्स बीम हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, फिक्स बीम है। फिक्स बीम क्या है, एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। फिक्स बीम क्या है, एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है ना। चूंकि यहाँ पे यदि आप लोड लगाएंगे, सपोज कीजिए पी लोड लगाते हैं, तो एक फोर्स यहाँ से आएगा, रिएक्शन यहाँ से आएगा। मान लेते हैं कि ए है, ए बी है, तो यहाँ से क्या आएगा, आर ए आएगा, यहाँ से क्या आएगा, आर बी आएगा, है ना। यहाँ से क्या आएगा, मोमेंट आएगा एम ए, और यहाँ से क्या आएगा, मोमेंट, यहाँ से मोमेंट क्या आएगा, एम बी आएगा। तो क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 अननोन है, जबकि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपके पास कितना होता है, मैक्सिमम 3 होता है ना। सो इसीलिए क्या इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं। अब देखिए मैंने लोड फैक्टर का बात किया था, है ना।
लोड फैक्टर के बात किया था। तो लोड फैक्टर के यदि वैल्यू आप निकालना चाहें, अगर आप लोड फैक्टर को यदि LF लिखें तो LF का वैल्यू क्या आ रहा था बताइए? ये आ रहा था अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बटा वर्किंग लोड। ये फार्मूला याद रखना अल्टीमेट लोड का, ऑब्जेक्टिव में कभी कोई पूछ देता है ना। अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बटा वर्किंग लोड, और वर्किंग लोड को सर्विस लोड भी बोलते थे। वर्किंग लोड को क्या बोलते थे? सर्विस लोड भी बोलते हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेट लोड को कोलैप्स लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलैप्स लोड भी बोलते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी रहेगा आपको, लोड फैक्टर बराबर कोलैप्स लोड है ना, डिवाइडेड बटा कोलैप्स लोड गड़बड़ हो जा रहा है, एक मिनट रुकिए। कोलैप्स लोड लोड डिवाइडेड बटा वर्किंग लोड तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन में आता है। लोड फैक्टर बड़ा क्या होगा? अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बटा वर्किंग लोड, या कोलैप्स लोड डिवाइडेड बटा वर्किंग लोड, है ना। अब देखिए, डिफरेंट लोड कम्बिनेशन के लिए आपका लोड फैक्टर का मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है ना। इसको याद नहीं करना, कोई नहीं पूछेगा, जस्ट है जो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि सिर्फ डेड लोड के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं तो 1.7 होगा। कितना होगा? 1.7 होगा। यदि डेड लोड प्लस इम्पोज लोड आ रहा है, इम्पोज लोड मीन्स क्या होता है? इम्पोज लोड मीन्स लाइव लोड, है ना। क्या होगा? लाइव लोड, ठीक है। उस केस में भी 1.7 होगा। डेड लोड प्लस विंड लोड या सिस्मिक लोड बोले या अर्थक्वेक लोड बोले, दोनों क्या है? सेम है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो भी 1.7 होगा। और लास्ट है डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस विंड लोड और सिस्मिक लोड, है ना। ये दोनों में से कोई एक, अगर ऐसा तीनों आ रहा है तो उस केस में क्या होगा? 1.3 होगा। कितना होगा? 1.3 होगा। यहाँ 1.7 होगा, यहाँ कितना होगा? 1.7 होगा। तो ये तो था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में, है ना। तो कुछ तो डिफरेंस पता चला होगा आपको वर्किंग स्ट्रेस में और इसमें, है ना। बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट है आपका लिमिट स्टेट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है आपका? लिमिट स्टेट मेथड, है ना। अच्छा, एक बात था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कोड क्या था आपको याद है? मतलब अल्टीमेट लोड मेथड का जो कोड था वो भी क्या था? IS 800 9084 है ना। इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड का भी कोड है और अल्टीमेट लोड मेथड का भी कोड है। आगे देखते हैं लिमिट स्टेट मेथड। अब देखिए, लिमिट स्टेट मेथड का एक और नाम दिया गया था अल्टीमेट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, है ना। ऐसा क्यों बोला जा रहा है अभी है जो इसका रीजन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, फेल्यूर अकर द एक्सेप्टेंस लिमिट। सबसे पहली बात कि आप लिमिट स्टेट बोलेंगे किसको, है ना। आप लिमिट स्टेट है जो किसको बोलेंगे। सो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है कि द एक्सेप्टेंस लिमिट और द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेल्यूर अकर इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। नहीं समझ में आया? कहता है कि द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी, है ना, एंड सर्विसिबिलिटी। अब ये सेफ्टी कहने का मतलब है कि स्ट्रेंथ को रिलेट कर रहा है। किसको रिलेट कर रहा है? स्ट्रेंथ को रिलेट कर रहा है ना। और सर्विसिबिलिटी है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अभी है जो क्लियर हो जाएगा।
अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लिमिट स्टेट किसको बोलेंगे। सो द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलवर अकर इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म आया था, एक तो आया है सेफ्टी, है ना, और दूसरा आया सर्विसिबिलिटी, है ना। यही दोनों टर्म है जो इम्पोर्टेंट है आपका पूरा लिमिट स्टेट में, है ना। मतलब लिमिट स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो कि सेफ्टी के साथ डील करता है, और दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो आपको इसके परफॉर्मेंस या फंक्शन के साथ है जो डील करता है ना। सो सेफ्टी रिलेटेड टू स्ट्रेंथ, सेफ्टी किससे रिलेटेड है, स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। और जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने आपको बताया है कि स्ट्रेंथ मीन्स मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मीन्स मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रेंथ, है ना। सो सेफ्टी है जो किससे डील करता है, स्ट्रेंथ के साथ डील करता है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर मैक्सिमम लोड मीन्स क्या? यहाँ पे मैक्सिमम लोड क्या लेंगे आप? लिमिट स्टेट को जो डिजाइन करेंगे वो किस लोड के लिए डिजाइन करेंगे? सो मैक्सिमम लोड मीन्स फैक्टर लोड, मैक्सिमम लोड मीन्स फैक्टर लोड। इसका मतलब ये हुआ कि कोई न कोई यहाँ पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा, है ना, कोई न कोई यहाँ पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा। वही बोल रहा है कि मैक्सिमम लोड मीन्स फैक्टर लोड और अल्टीमेट लोड और कोलैप्स लोड, है ना। तो लिमिट स्टेट भी है जो आपको अल्टीमेट लोड को ही डील करता है, लेकिन लिमिट स्टेट में और अल्टीमेट लोड में काफ़ी डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है? अभी आपको एक डिफरेंस दिख गया होगा। अल्टीमेट लोड मेथड कभी भी सर्विसिबिलिटी की बात नहीं करता, अभी सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सो एक मिनट आप पेशेंस रखिए, है ना। अल्टीमेट लोड मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ डील कर रहा था, सेफ्टी आपको सर्विसिबिलिटी के साथ वो डील नहीं कर रहा था। जबकि लिमिट स्टेट मेथड है जो सेफ्टी के साथ भी डील करता है, मतलब सेफ्टी की भी गारंटी लेता है और सर्विसिबिलिटी की भी गारंटी लेता है ना। सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि क्या क्या फैक्टर है जो सर्विसिबिलिटी को डील करता है ना। सर्विसिबिलिटी के अंदर क्या क्या फैक्टर है जो आने वाला है ना। तो सबसे पहला जो फैक्टर सर्विसिबिलिटी के अंदर आने वाला है वो क्या है? ड्यूरेबिलिटी। क्या है? ड्यूरेबिलिटी। सेकेंड है ओवरऑल स्टेबिलिटी, है ना। जो भी आप स्ट्रक्चर है जो बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? ड्यूरेबल होना चाहिए, है ना। सेफ्टी की बात तो आप कर रहा है कि तब तक जब तक स्ट्रक्चर बना नहीं है, एक बार बन के तैयार हो गया मतलब वो फंक्शन में आने लगा, काम में उसको लेने लगे, है ना, उसके बाद का जो क्राइटेरिया है उसको कौन डील करता है? सर्विसिबिलिटी डील करता है ना। तो स्ट्रक्चर जब एक बार बन के तैयार हो गया, है ना, उसके बाद कौन कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसपे उसका फेल्यूर कंडीशन डिपेंड करेगा? तो पहला क्या है? ड्यूरेबिलिटी है ना, मतलब ड्यूरेबल होना चाहिए स्ट्रक्चर। सेकंड है ओवरऑल स्टेबिलिटी, एक वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, है ना। थर्ड है फायर रेजिस्टेंस, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? डिफ्लेक्शन है। क्या है? इसीलिए इसको मैं रेड में लिख रखा हूँ। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में वो क्या है? डिफ्लेक्शन है ना। उसके बाद क्रैकिंग है और लास्ट में जो एक्सेसिव वाइब्रेशन है। तो ये सब जो ड्यूरेबिलिटी हो गया, ओवरऑल स्टेबिलिटी हो गया, फायर रेजिस्टेंस हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, क्रैकिंग हो गया, एक्सेसिव वाइब्रेशन हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा? वो आएगा सर्विसिबिलिटी के अंदर। किसके अंदर आएगा? सर्विसिबिलिटी के अंदर आएगा, है ना। अब देखिए, अगर अभी भी सर्विसिबिलिटी का मतलब क्लियर नहीं हुआ है तो सर्विसिबिलिटी एक्चुअली है जो आपको परफॉर्मेंस के साथ रिलेट करता है। स्ट्रक्चर का कैसा परफॉर्मेंस है, बन के तैयार हो गया, उसके बाद वो कैसा निकट भविष्य में परफॉर्म करने वाला है ना। अगर सपोज कीजिए कि सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है तब वो स्ट्रक्चर एक तरह से फेल माना जाएगा, है ना। वो स्ट्रक्चर क्या होगा? एक तरह से उसको हम फेल मानेंगे, है ना। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज कीजिए आपको एक शर्ट है जो मतलब शर्ट बनवानी है ना, शर्ट है जो एक बनवानी है, तो आप क्या करेंगे? अच्छा सा पहले कपड़ा खरीदेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा क्लॉथ खरीदेंगे। मान लें कि रेमंड के शोरूम में या पीटर इंग्लैंड के शोरूम में आप गए और है जो एक अच्छा सा कपड़ा है जो खरीद के लाए महंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद उसको सिलाई करने के लिए आप किसको देंगे? टेलर को देंगे, है ना। सिलाई करने के लिए टेलर को देंगे। सब आपको अच्छा से मतलब मेजरमेंट वगैरह किया, उसके बाद आपका वो शर्ट है जो सिलाई कर दिया, सिलाई करके आपको दे दिया,
ठीक है, आप ले लिए और खुश होकर चले गए घर शर्ट को लेकर। अब जब आप पहनने लगे तो आप क्या हो गया, शर्ट हो गया छोटा, है ना, शर्ट क्या हो गया, स्मॉल सी दिया हो। तो क्या आप देखिए इसका जो सेफ्टी क्राइटेरिया है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा सिलाई भी किया गया है, अच्छा आपने कपड़ा भी, क्लॉथ भी आपने काफ़ी महंगा खरीदा है, लेकिन क्या सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर पा रहा है ना, मतलब क्या उसको आप यूज में लाएंगे? वो तो आपका साइज से छोटा हो गया, तो उसको यूज में आप नहीं लाएंगे। मतलब वो जो डिजाइन हुआ शर्ट का, वो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया, कंप्लीटली फेल हो गया। सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या हुआ, वो कंप्लीटली फेल हो गया, है ना। तो ये एक लॉजिक है जिससे आप चीज़ों को आप क्लियरली समझ सकते हैं, है ना। सो उसी तरह से है जो हमारा स्ट्रक्चर में सर्विसिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूरेबल होना चाहिए, ओवरऑल स्टेबल होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, यदि आग लग भी जाती है तो एक डिफरेंट टेम्परेचर तक क्या होना चाहिए, मेल्ट नहीं करना चाहिए, है ना। डिफ्लेक्शन हो गया जो मेजर क्राइटेरिया है सर्विसिबिलिटी का, है ना। मेजर क्राइटेरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सपोज कीजिए कोई बीम है ना, आप इस पर लोडिंग किए तो क्या होगा, ज़्यादातर केस में क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में फेल होने का डर रहता है, इसीलिए इसको इसके लिए भी डिजाइन करते हैं, है ना। कहाँ पे डिजाइन करते हैं, जब हम लिमिट स्टेट पढ़ेंगे तो दूसरा पार्ट इसका आता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, वहाँ पे डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे भी उसको डिजाइन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है ना। दूसरी बात कि मान ली कॉलम है, आपने कॉलम डिजाइन किया, जब इस पर आप लोडिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, बकल कर जाता है ना, ये क्या हो जाता है, बकल कर जाता है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, डिफ्लेक्शन ही है ना। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने इसके बाद क्या लिखा है, इट डील्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। मैं पहले ही बोला आप लोगों को कि सर्विसिबिलिटी किसको डील करता है, परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर को डील करता है। स्ट्रक्चर काफ़ी आपने अच्छा बना दिया है ना, उसकी काफ़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको कौन डील करेगा, सर्विसिबिलिटी डील करेगा। सो इट डील्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इन द केस ऑफ सर्विसिबिलिटी द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर इज टू ट्रांसफर, यहाँ ध्यान से देखना है, द मेन कहता है इन द केस ऑफ सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी का केस में द मेन पर्पस क्या है, ऑफ द स्ट्रक्चर इज टू ट्रांसफर वर्किंग लोड, इज टू ट्रांसफर वर्किंग लोड और सर्विस लोड, है ना, और सर्विस लोड। स्ट्रक्चर डिजाइन तो करते हैं आप किसके लिए, अल्टीमेट लोड के लिए, स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे अल्टीमेट लोड के लिए, है ना। मतलब सेफ्टी की जहाँ तक बात है तो उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, अल्टीमेट लोड सेटिस्फाई करेगा, है ना। लेकिन जब सर्विसिबिलिटी की बात है तो उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, वर्किंग लोड है जो सेटिस्फाई करेगा, है ना। नहीं, स्ट्रक्चर एक बार बन गया उसके बाद क्या हो गया, वो फंक्शन में आएगा, वो क्या आएगा, फंक्शन में आएगा, है ना। उस समय क्या होना चाहिए, वो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। तो किस बेसिस पे सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होगा, वर्किंग लोड के बेसिस पे है जो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाएगा, है ना। सो डिजाइन इज डन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, इसको स्टार लगा सकते हैं। डिजाइन इज डन फॉर अल्टीमेट लोड, डिजाइन किसके लिए करते हैं, लिमिट स्टेट में अल्टीमेट लोड के लिए करते हैं। एंड द परफॉर्मेंस इज चेक्ड ऑन वर्किंग लोड, किस पे करते हैं, वर्किंग लोड बोलें या सर्विस लोड बोलें, है ना। सो डिजाइन ऑफ लिमिट स्टेट is done on the basis of ultimate load while the performance of the structure is checked on the basis of working load, है ना। किस पे चेक करेंगे, वर्किंग लोड पे चेक करेंगे। तो ये बात है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, कहता है कि इन लिमिट स्टेट मेथड फेलुअर हैपेन ड्यू टू लार्ज डिफॉर्मेशन। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन लिमिट स्टेट मेथड फेलुअर हैपेन ड्यू टू लार्ज डिफॉर्मेशन, है ना। क्योंकि जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं तो कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है ना। तो ये पार्ट है जो इस हम डिजाइन कर रहे हैं इस बेसिस पे, है ना, अल्टीमेट लोड के लिए, अल्टीमेट लोड के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डिजाइन कर रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, लार्ज डिफॉर्मेशन है जो देखा जा रहा है ना। सो वही कहता है कि लिमिट स्टेट फेलुअर हैपेन ड्यू टू लार्ज डिफॉर्मेशन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कोलैप्स, है ना। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कोलैप्स बोलते हैं। एंड द कोरिस्पॉन्डिंग लोड, है ना, जिस लोड के कोरिस्पॉन्डिंग से एक्सेसिव डिफॉर्मेशन आ रहा है उस लोड को क्या बोल रहे हैं, कोलैप्स लोड बोल रहे हैं। कोरिस्पॉन्डिंग लोड इज नोन एज कोलैप्स लोड, कोरिस्पॉन्डिंग लोड इज नोन एज कोलैप्स लोड, है ना। तो ये तो था आपका लिमिट स्टेट के बारे में,
ठीक है। दूसरी बात नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अल्टीमेट लोड, जिस लोड के लिए आप डिजाइन करने जा रहे हैं वो लोड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो लोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो अल्टीमेट लोड बराबर होता है वर्किंग लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, वर्किंग लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। अल्टीमेट लोड इज इक्वल टू वर्किंग लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, है ना। अल्टीमेट लोड बराबर वर्किंग लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। लिमिट स्टेट में क्या आया, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आया, है ना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आया, जिसको डिनोट करते हैं गामा एफ से। किसे डिनोट करते हैं, गामा एफ से डिनोट करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को, है ना। जबकि वर्किंग स्टेज फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया था, अल्टीमेट लोड मेथड में लोड फैक्टर आया था, है ना, और लिमिट स्टेट में क्या आया, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए क्या और भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जिसके अंदर ये फेल कर सकता है, उसी को हम देख रहे हैं। सो अदर पॉसिबल फेलुअर केसेस इन लिमिट स्टेट मेथड, क्या क्या ऐसा अदर पॉसिबल फेलुअर केसेस हैं। सो मेंबर मे फेल इन LSM ड्यू टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में फेल कर सकता है। स्ट्रेंथ मतलब कहने का मतलब है क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, है ना। दूसरी बात क्या है, वकलिंग, यदि वकल होगा तो भी ये जो फेल करेगा। मैं अभी एग्जांपल दिया था, कोई अपने कॉलम का डिजाइन किया, अब इस पे जब आप लोडिंग कर रहे हैं, है ना, खास करके लॉन्ग कॉलम, कौन सा कॉलम, लॉन्ग कॉलम, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक चैप्टर है कॉलम, उसमें डिटेल में सब पढ़ना है, अभी मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, है ना। सो लॉन्ग कॉलम जनरली क्या होता है, बकलिंग कर जाता है ना, ये क्या होता है, बकल कर जाता है। और जब एक बार बकल हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, कुछ इसेंट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगा, और जब एक बार इसेंट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मोमेंट आ जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, मोमेंट आ जाएगा, है ना। जबकि हम कॉलम का डिजाइन करते हैं प्योर एक्सियल लोड के लिए, किसके लिए करते हैं, प्योर एक्सियल लोड के लिए करते हैं, है ना। तो मैंने डिजाइन तो किया था प्योर एक्सियल लोड के लिए, मोमेंट के लिए तो डिजाइन किया नहीं था, लेकिन ड्यू टू डिफ्लेक्शन और ड्यू टू बकलिंग क्या हो गया, एक्सेसिव मोमेंट है जो यहाँ पे जनरेट हो जाता है ना। इसेंट्रिसिटी आएगा, सपोज कीजिए ई है, तो मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, P इंटू ई, और इसके लिए तो हमने डिजाइन किया नहीं है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका फेलियर क्राइटेरिया है ब्रिटल फ्रैक्चर, है ना। अगर H/ST है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार है ना, या बेल्डिंग है, तो बेल्डिंग क्या होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ब्रिटल फेलियर होगा या ब्रिटल फ्रैक्चर होगा। थर्ड है फ्रैक्चर ड्यू टू फटिग, है ना। फटिग क्या होता है, ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो कब देखा जाता है, अंडर रिवर्सल स्ट्रेसेस केस में, है ना। किस केस में देखा जाता है, अंडर द केस ऑफ रिवर्सल स्ट्रेसेस, है ना, अंडर द केस ऑफ रिवर्सल स्ट्रेसेस, सब बता चुके हैं पहले। नेक्स्ट फ्रैक्चर ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, है ना, तो ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट है स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग इज क्रिटिकल, स्टेबिलिटी अगेंस्ट द ओवर टर्निंग इज क्रिटिकल। सपोज कीजिए, इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। सपोज कीजिए कि आपने कोई है जो स्ट्रक्चर बनाया, है ना, आपने कोई स्ट्रक्चर का डिजाइन किया, वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है ना, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए एक क्या हो गया, आपका मेंबर हो गया, मेंबर हो गया, है ना। अब ये क्या होगा, नीचे क्या लाएगा, इसका खुद का लोड लाएगा, सेल्फ पे W, सेल्फ पे W लाएगा। ये डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, x है, ये डिस्टेंस कितना है, x है ना, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए इस पे कोई है जो हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है, विंड लोड या कुछ भी लोड आ सकता है ना। हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है जो P आ रहा है, क्या आ रहा है, P आ रहा है ना। ये डिस्टेंस है जो मान लेते हैं 22 है, ये डिस्टेंस कितना है आपका, 22 है ना। अब देखिए ये स्ट्रक्चर सेफ कब रहेगा, है ना। इस स्ट्रक्चर में मेनली जो लोड का ट्रांसफर हो रहा है वो ग्रेविटी एक्शन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटी एक्शन के कारण हो रहा है ना। यदि ये पॉइंट O के अबाउट मोमेंट देखें, पॉइंट O के अबाउट मोमेंट देखें, तो ये क्या करेगा, इस W लोड के कारण एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगा, है ना। जबकि इस P लोड के कारण फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, इस P लोड के कारण क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा। इस P लोड के कारण कैसा जनरेट होगा, क्लॉकवाइज होगा। मतलब ये विंड लोड चाहेगा कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर लें, ओवरटर्न कर दें, इस स्ट्रक्चर को क्या कर दें, हम ओवरटर्न कर दें। कुछ ऐसा है, एक कुछ इस तरह से है, इधर से जो विंड लोड है जो इस तरह से लग रहा है, क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, है ना। और यदि रोटेट करने में सक्षम हो गया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा फेल हो जाएगा, है ना। जनरली
आपका टावर वगैरह में ये सब कंसिडरेशन लेते हैं, है ना, या फिर एलिवेटेड वाटर टैंक हो गया वहाँ पर कंसिडरेशन ये सब लेते हैं, ठीक है। सो यदि स्ट्रक्चर सेफ है तो सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए बताइए, हैं, स्ट्रक्चर सेफ रहने के लिए क्या होना चाहिए बताइए, फॉर सेफ, फॉर एक मिनट, स्ट्रक्चर को, फॉर स्ट्रक्चर टू बी सेफ, टू बी सेफ, सेफ होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए, आपका P इंटू बाई, P इंटू बाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू W इंटू एक्स, है ना। अगर ऐसा क्राइटेरिया है तो क्या होगा, सेफ रहेगा, है ना। विंड के द्वारा जो भी मोमेंट जनरेट हो रहा है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना, सेल वेट के द्वारा जो जनरेट हो रहा है उससे, है ना, तब क्या होगा, स्ट्रक्चर हमारा सेफ रहेगा, मतलब ओवरटर्न नहीं होगा, है ना। सो फॉर स्ट्रक्चर टू बी सेफ P इंटू बाई शुड बी लेस देन इक्वल टू W इंटू एक्स, है ना। अब देखिए, अभी मैं बार बार बात कर रहा था किसका, सेफ्टी की, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअली, है ना, ओवरलैप कर रहा है, सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ P इंटू बाई शुड बी लेस देन इक्वल टू W इंटू एक्स, W इंटू एक्स, है ना। अब देखिए, अभी तक मैंने बताया लिमिटेड स्टेट मेथड में कि इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आता है, क्या आता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आता है, मतलब जब अल्टीमेट लोड आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, है ना, वो क्वेश्चन में देगा वर्किंग लोड, तो आपको अल्टीमेट लोड निकालना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, है ना। बट लिमिट स्टेट में इसका नाम दिया गया है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो यदि डेड लोड और लाइव लोड के लिए आप है जो डिजाइन कर रहे हैं, तो इस केस में जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होगा उसका वैल्यू 1.5 होता है, 1.5 होता है। अगर डेड लोड के साथ विंड लोड आ रहा है या अर्थक्वेक लोड आ रहा है तो इस केस में भी आपका फैक्टर ऑफ जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर उसका वैल्यू 1.5 होता है। और डेड लोड के साथ लाइव लोड भी आ रहा है और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड आ रहा है, मतलब तीनों आएगा, यदि ये तीनों आ रहा है तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू जो होता है 1.2 होता है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। ये सब चीज़ है जो डिटेल में पढ़ेंगे जब लिमिट स्टेट में डील करेंगे, है ना, जो कि आपका सिलेबस में अभी है नहीं, लेकिन आगे हम इसको कभी ना कभी आपको बताएंगे जरूर, है ना। सो डेड लोड प्लस लाइव लोड होगा तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 होगा, डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड होगा तो 1.5 होगा, और डेड लोड के साथ यदि लाइव लोड और विंड लोड भी आ रहा है तो 1.2 होगा, कितना होगा, 1.2 होगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए तीनों में कंपेरिजन करते हैं, है ना, थोड़ा सा और है जो चीज़ क्लियर होगा धीरे धीरे, है ना। तो तीनों में अब कंपेरिजन करते हैं। सबसे पहले क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसके बाद अल्टीमेट लोड मेथड, पहले ए पढ़े थे, 2 में ए पढ़े थे, और 3 में है जो हमने ए पढ़ा था, है ना। सो वर्किंग स्ट्रेस लोड मेथड का, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एडवांटेजेस क्या क्या है ना। सो दिस मेथड इज सिंपल, क्या है, वेरी सिंपल है ना। इसमें इंजीनियर का ज़्यादा दिमाग नहीं मतलब खर्च होता है ना, क्योंकि उसको पता है कि इसमें ओवर सेफ्टी इन्वॉल्व है तो जल्दी स्ट्रक्चर फेल तो होगा नहीं, है ना। तो क्या होता है, विदाउट हेजिटेशन है जो स्ट्रक्चर को डिजाइन कर देता है ना। सो दिस इज वेरी सिंपल, क्या है, सिंपल है ना। एंड स्टील यूज अभी भी यूज करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सच एज ओवरहेड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, है ना। ओवरहेड वाटर टैंक आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन के निकट, है ना, ओवरहेड वाटर टैंक। और ब्रिजेज, जो भी आज का ब्रिजेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है किस बेसिस पे हो रहा है, वो आपका हो रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही हो रहा है अभी भी, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट पॉइंट है जो दिस इज रीजनेबली रिलायबल, है ना। ये रिलायबल है लेकिन हर केस में नहीं, कुछ कुछ केस में, जैसे मैंने बताया है ना, कुछ कुछ जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया वहाँ पे क्या है, रिलायबल है ना, लेकिन हमेशा क्या है, रिलायबल नहीं है ना।
बिल्डिंग वगैरह के डिजाइन है जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से नहीं करते हैं, उसको लिमिट स्ट्रेस मेथड से करते हैं, ठीक है। सो एज द वर्किंग स्ट्रेस आर लो, नेक्स्ट देखिए थर्ड एडवांटेज क्या है इसका, एज द वर्किंग स्ट्रेसेस आर लो, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस में क्या होता है, काफी लो होता है, नहीं अरे कल पढ़े थे ना, क्योंकि इस केस में हम कहाँ तक ले रहे हैं, ये हमारा यील्ड लिमिट था, F/, था, इसमें और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन्वॉल्व कर दिए थे और यहाँ पर ले आए थे परमिसिबल स्ट्रेस पे, है ना। कहाँ पे ले आए थे, इसको हम किसके लिए डिजाइन कर रहे थे, परमिसिबल स्ट्रेस के लिए कर रहे थे, है ना। वही बोल रहा है कि एज वर्किंग स्ट्रेसेस आर लो, वर्किंग स्ट्रेस क्या है, काफी कम होता है ना, द सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। अब देखिए बहुत बड़ा बात बोल दिया, है ना। वर्किंग स्ट्रेस में कभी भी सर्विसिबिलिटी को रिलेटेड कोई बात नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में देखिए क्या होने वाला, हमें पता है कि स्ट्रक्चर है जो यील्ड लिमिट के बाद भी लोड ले सकता है, स्ट्रक्चर है जो यील्ड लिमिट के बाद भी लोड है जो कैरी कर सकता है सेफली, है ना। सो इसीलिए कभी भी ये सेफ्टी की बात नहीं करता। लेकिन यदि बात नहीं करने के बावजूद भी क्या है, स्ट्रक्चर हमारा सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर जा रहा है ना, फुलफिल कर जा रहा है, नहीं। सो एज द वर्किंग स्ट्रेस, क्योंकि इतना कम स्ट्रेस के लिए उसको डिजाइन ही कर देते हैं कि ये चीज है जो ऑलरेडी इसमें क्या हो जा रहा है, इनबिल्ट हो जा रहा है, सेटिस्फाइड कर जा रहा है, नहीं। अब देखिए इसका लिमिटेशन क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहले कहता है कि इट सेज, ये क्या बोलता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू वर्किंग लोड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू वर्किंग लोड गिव्स द फेल्यूर लोड विच इज नॉट ट्रू, है ना। ये क्या बोलता है, क्या होता था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू वर्किंग लोड गिव्स द फेल्यूर लोड, है ना। फेल्यूर लोड मीन्स मतलब जिस लोड के लिए डिजाइन हम कर रहे थे, जिस लोड के लिए हम उसको डिजाइन कर रहे थे, है ना, परमिसिबल लोड, विच इज नॉट ट्रू, जो कि क्या है, एक्चुअली में ट्रू नहीं है। वो क्या बताओ, वो एक्चुअल में क्या फेल्यूर लोड है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बाद भी स्ट्रक्चर है जो लोड है जो इजिली कैरी कर सकता है, कहाँ तक, अल्टीमेट लोड तक, अल्टीमेट लोड तक, है ना। तो वही बात बोल रहा है कि इट सेज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू वर्किंग लोड गिव्स द फेल्यूर लोड विच इज नॉट ट्रू, एग्जैक्टली क्या है, ट्रू नहीं है ना। बिकॉज ए मटेरियल कैन resist the load even after yielding, है ना। मटेरियल है जो लोड ले सकता है यील्डिंग के बावजूद भी, यील्डिंग के बाद भी, है ना, अल्टीमेट लोड लिमिट तक, है ना। और लास्ट पॉइंट लिखा है कि इट गिव्स द अनइकोनॉमिकल सेक्शन, है ना। ये तो पता है आपको, क्योंकि ओवर सेफ्टी इन्वॉल्व है, तो क्या है, अनइकोनॉमिकल सेक्शन है ना, अनइकोनॉमिकल सेक्शन है, क्या हो गया, अनइकोनॉमिकल सेक्शन है। थर्ड देखते हैं अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड का एडवांटेज क्या है, कहता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस। इसमें क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इंटरनल फोर्सेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर देखो इस बात को यदि मैं डिस्कस करने लगूं तो 1-2 मिनट है जो और लग जाएगा, है ना। एक कुछ ऐसा बोलता है अल्टीमेट लोड मेथड में कि सपोज कीजिए कि क्या है, एक बीम है, एक क्या है, बीम है ना। सपोज कीजिए फिक्स बीम है, क्या है, चूंकि इनडिटरमिनेट के लिए यूज करते हैं, ये क्या है, फिक्स बीम है। आपने इसको लोडिंग स्टार्ट किया P1 से, फिर लोडिंग बढ़ाते गए P1, P2, P3, इस तरह से है जो लोडिंग है जो बढ़ाते गए, है ना। अब क्या होगा कि इसका फाइबर है जो यील्ड करना स्टार्ट करेगा, कहाँ से, टॉप से फाइबर है जो यील्ड करना स्टार्ट करेगा। शुरू में कुछ तो इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह से होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, और लोडिंग को बढ़ाएंगे, जब और लोडिंग को बढ़ाएंगे तो कुछ इसका डायग्राम है जो इस तरह से लाई करेगा, इस तरह से है जो लाई करेगा। और लोडिंग बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कंप्लीटली स्ट्रक्चर है जो यील्ड कर जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। मतलब क्या हो गया, प्लास्टिक स्टेट में पहुंच गया। अब क्या हो गया, प्लास्टिक स्टेट में पहुंच गया, मतलब जितना भी फाइबर इसमें है, जितना भी ये फाइबर का बना हुआ है स्ट्रक्चर, सब लेयर पे क्या हो गया, स्ट्रेस का वैल्यू सेम हो गया, सब लेयर पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। कुछ पढ़े थे, याद है, M/I बराबर σ/y, है ना। सो M बराबर क्या होता है, M बराबर मतलब सॉरी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, M/I इंटू y, है ना। सो शुरू में क्या है, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है ना। जैसे जैसे क्या करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन एक समय आएगा कि फाइबर यील्ड होना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर से, और जब यील्ड हो जाएगा तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया।
जब फाइबर यील्ड हो गया इसका मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन को शो कर रहा है ना। और एक समय आएगा कि लोड का वैल्यू आप इतना बढ़ा देंगे कि क्या हो जाएगा, टोटल के टोटल फाइबर क्या हो जाएगा, यील्ड कर जाएगा, है ना, मतलब परमानेंट इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, इसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है जो धीरे धीरे हो रहा है। स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस चीज़ को डिटेल में यदि पढ़ना है तो स्टील स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है प्लास्टिक एनालिसिस, है ना, जो कि आपका बीटेक में पढ़ना है। तो प्लास्टिक एनालिसिस है जो लास्ट में कभी है, जो लिमिट स्टेट के बाद है, जो उसको डील कर सकते हैं, है ना। अभी है जो आपको सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। सो सेकंड पॉइंट है इट अलाउज वेरियस सिलेक्शन ऑफ लोड, वेरियस सिलेक्शन ऑफ लोड फैक्टर, वेरियस सिलेक्शन ऑफ लोड फैक्टर। अभी मैंने बताया था डेड लोड के लिए 1.7, डेड लोड प्लस समथिंग, डेड लोड प्लस लाइव लोड था तो भी 1.7 था। अल्टीमेट लोड मेथड में लोड फैक्टर के बारे में बताए थे, उसी के बारे में लिख रखा है ना। डिफरेंट डिफरेंट लोड के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लोड फैक्टर है। इसका लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट गारंटी अबाउट द सर्विसिबिलिटी परफॉर्मेंस। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, है ना। देखो कंक्लूजन के रूप में यदि देखा जाए तो सबसे पहले तुम्हारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड आया, उसके बाद तुम्हारा अल्टीमेट लोड मेथड आया, उसके बाद तुम्हारा जो सबसे जो लेटेस्ट वर्जन आया, लेटेस्ट वर्जन मतलब एडवांस वर्जन, एडवांस वर्जन मतलब जो कमियां थी धीरे धीरे क्या हो गया, उसको पूरा करता गया। जो कमियां इसमें था, ड्रॉबैक था, उसको धीरे धीरे क्या करता गया, दूर करता गया। और फाइनली जो हमारे पास मेथड अवेलेबल है वो क्या है, लिमिट स्टेट मेथड है ना। सो अल्टीमेट लोड मेथड है जो कभी भी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में नहीं बोलता, इसके बारे में क्या रह गया है, चुप हो गया, इसके बारे में क्या हो गया है, चुप हो गया, है ना, जो कि बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है इसका अल्टीमेट लोड मेथड का। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो जाता था, फुलफिल हो जाता था, क्योंकि काफी कम स्ट्रेस के लिए उसको डिजाइन ही कर रहे थे, है ना, परमिसिबल स्ट्रेस के लिए डिजाइन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ इन्होंने इसके बारे में बोला ही नहीं, कुछ भी कमेंट नहीं किया, है ना, जो कि ये गलत बात है स्ट्रक्चर के लिए। लास्ट है जो क्या है, लिमिट स्टेट मेथड है। तो इसका एडवांटेज क्या है, इट टेक केयर ऑफ बोथ, दैट इज स्ट्रेंथ, है ना, एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। कोई भी स्ट्रक्चर का पूरा जितना भी यूजफुल लाइफ है, जितना भी मान लीजिए 100 ईयर के लिए डिजाइन कर रहे हैं उसको, है ना, जितना भी इसका यूजफुल लाइफ है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर सर्विसेबल होना चाहिए, है ना, बिना किसी डिफेक्ट का। तभी हम बोलेंगे क्या है, स्ट्रक्चर सेफ है, कंप्लीटली क्या है, सेफ है ना। सो इट टेक केयर ऑफ बोथ स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट, स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट, है ना। इसका लिमिटेशन भी है क्या कुछ, इसका लिमिटेशन ऐसे तो बहुत कम है ना, बट एक ही लिमिटेशन है कि जब लिमिट स्टेट हम पढ़ेंगे वहां पर है जो क्लियर होगा, इसमें बहुत सारा एजम्पशन है जो इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारा एजम्पशन है इन्वॉल्व करके चला है ना, उस बेसिस पे इसको डिजाइन किया है। सो ये नंबर ऑफ एजम्पशन हैज बीन एज्यूम्ड, इसमें क्या है, बहुत सारा एजम्पशन है जो अपने सहूलियत के लिए इसमें इन्वॉल्व करके रखा है, इसका एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज क्या है, लिमिट स्टेट मेथड इज बेस्ट, ये क्या है, सबसे बेस्ट माना जाता है। सो मैंने समझाने का पूरा कोशिश किया है ना, कि तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, है ना। सो इसके साथ ही ये जो चैप्टर है आपको कंप्लीट होता है। चैप्टर तो आपका पिछला क्लास में कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये तीनों का हमको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था ताकि आपको थोड़ा बहुत है जो आइडिया हो जाए कि आखिर तीनों में बेसिक डिफरेंस है क्या, है ना। सो मैंने भरपूर कोशिश किया आपको समझाने का, है ना, और आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ है जो अच्छी तरह से बैठ गया होगा दिमाग में। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो फिर से एक्सप्लेनेशन वीडियो को आप फिर से देखिए इसको, है ना। सो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं स्टार्ट करूंगा कनेक्शन, क्या स्टार्ट करूंगा, कनेक्शन, जो कि आपका क्या है, यूनिट 2 है ना। सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा यूनिट 1 का, है ना। और कनेक्शन में भी जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिवेटेड कनेक्शन, क्या स्टार्ट करेंगे, रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है। सो चीज़ों को रिवाइज कीजिए, है ना, जब पहला बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होता है, बट सेम 4-5 लेक्चर है यूनिट 1 का, इसको आप क्या कीजिए, स्पीड को बढ़ाकर है जो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, है ना। सो मेरे तरफ से फर्स्ट यूनिट में इतना ही, है ना। नेक्स्ट है जो क्लास में हम यूनिट 2 है जो आपको स्टार्ट करेंगे, है ना। और इस यूनिट को कंप्लीट होने के बाद आप स्टील स्ट्रक्चर का कोई भी यूनिट है जो
बिना ऑर्डर में पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टिकुलर ऑर्डर में उसको पढ़ना है, नहीं, ये 2 यूनिट कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।